नमस्कार, मैं संत समीर आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँ। मेरे पिछले वीडियो को देखने के बाद कई मित्रों ने ये सुझाव दिया था कि कुछ ऐसा आप बताइए जिससे जो ये भय का माहौल चारों तरफ बढ़ा हुआ है, वैसे माहौल में अगर हम घरों में कैद हो गए, चिकित्सा की सुविधाएं बहुत अच्छे से मिल नहीं पाई, तो घर में रहते हुए क्या हम इलाज का कोई तरीका अपना सकते हैं? क्या हम इससे बच सकते हैं? ये चिंता सचमुच जायज़ है और मुझे लगा कि इस पर बात की जानी चाहिए। और सबसे पहले मैं ये आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि हाँ, सचमुच इलाज संभव है। आप खुद इससे लड़ सकते हैं और ख़ुद ही जीत सकते हैं। और ये जो डर है चारों तरफ, ठीक है, स्वाभाविक है, डर तो होता ही है, लेकिन इतना सच्चाई, दो सच्चाइयाँ सिर्फ आप समझ लीजिए। एक तो ये समझ लीजिए कि अभी तक जो भी इलाज चला है वो कोरोना की दवा से नहीं चला है, क्योंकि कोरोना की कोई दवा है ही नहीं, ये आप जानते हैं। और जितने लोग इसमें मरे हैं 10,000 के आसपास, ये आप समझ लीजिए कल को अगर इसकी छानबीन हुई तो पता चलेगा कि इसमें से आधे से ज़्यादा लोग इस वजह से मरे हैं कि उनको गलत ट्रीटमेंट दिया गया है। कोरोना की तो दवाइयाँ आपने नहीं दी हैं, तो डर है, फिर भी आप समझिए असलियत को। और दूसरी बात यह है कि फ्लू का एक उदाहरण, साधारण जो फ्लू है, पिछले साल उससे 6.5 लाख लोग मरे हैं, 6.5 लाख। अगर उससे आप अनुपात लगाएं, जिस तरह से रोज़ रोज़ आंकड़े इसके जारी किए जा रहे हैं, उसी तरह से अगर फ्लू के आंकड़े जारी किए जाते तो आप कल्पना कीजिए कि स्थिति क्या होती। इससे 10 से 12 गुना ज़्यादा आते रोज़ आता कि आज यहाँ 2000 मरे, वहाँ 500 मरे, वहाँ 300 मरे, इस तरह से आंकड़े आते, जो आज 4, 6, 10 के आंकड़े रोज़ आ रहे हैं। इस नाते मैं ये कह रहा हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उस भय से ज़रा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है और सावधान होने की ज़रूरत है। थोड़ी सी आप सावधानी करेंगे तो यकीन मानिए कि आप इससे बड़े आसानी से निजात पा लेंगे, क्योंकि डर सबसे बड़ी बीमारी है। आप खुद कल्पना कीजिए, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, और उस आदमी की बेवकूफ़ी पर क्या कहूँ कि जिसने, उसको पता चला कि कोरोना हो गया है और वो जो है अस्पताल की 7वीं मंजिल से छलांग लगा देता है और जीवन अपना ख़त्म कर लेता है। तो ये डर सबसे ख़तरनाक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसका इलाज संभव है, वो मैं तरीका बताता हूँ। ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि जनता कर्फ्यू टाइप की चीज़ें जो अभी शुरुआत ही है, हो सकता कल को और भी कदम उठाए जाएं, तो ऐसी चीज़ें करने में कोई हर्ज नहीं है। हर्ज इसलिए नहीं है कि देखिए, कई बार ये, हालांकि एक दिक्कत है इसमें, दिक्कत ये है कि हमारी सरकारें, हमारा तंत्र, तमाम मीडिया के लोग डराने में ज़्यादा लगे हुए हैं और हिम्मत बढ़ाने में कम लगे हुए हैं। ये समझने की बात है। तो हिम्मत दिलाने की ज़रूरत है। और ये वायरस बहुत ख़तरनाक वायरस, आप भूल जाइए, साधारण वायरस है। अब 1-2 महीने बाद जब मामला शांत हो जाएगा तब बात आपको समझ में आएगी। तो सावधान रहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें यह है कि 2-3 बातें मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, बताऊँगा इलाज बताने के पहले। तो इलाज बताने के पहले एक बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। शुरू में 1-2 कदम उसके लिए ज़रूर उठा लेना चाहिए। कारण उसका साफ है। कारण साफ इसलिए है कि ये रोग या कोई भी फ्लू का रोग जो है वो साफ संकेत देता कि आपकी इम्यूनिटी जो है कमज़ोर है। इम्यूनिटी अगर मजबूत है तो ये वायरस कुछ नहीं कर सकता। ये मेडिकल साइंस भी कह रहा है, सारे वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, और सारी दुनिया, WHO वगैरह सारे यही कह रहे हैं। तो इम्यूनिटी आपको मजबूत करने की ज़रूरत है। पहली सावधानी ये है। तो इस इम्यूनिटी के लिए क्या करें? तो उसके भी पहले एक कदम, मान लीजिए आप सैनिटाइज़र या मास्क जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ज़रूरत है, उतना इस्तेमाल कीजिए। लेकिन बार बार हाथ धोना और दिन भर मास्क लगाए रहना, ये एक दूसरे तरह की बेवकूफ़ी साबित होगी। तो हैंड सैनिटाइज़र वगैरह के बारे में, मास्क के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि सबसे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है और गज़ब का रास्ता हो सकता है। तो उसके लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और कई तरह के भ्रम आपके दिमाग से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे, लेकिन एक चीज़ है कि मान लीजिए बाज़ार में मास्क मिलने बंद हो गए
सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा है पता चला, तो ऐसे में आप क्या करें अगर ज़रूरत है तो मैं तरीके बता देता हूँ, आप घर में बना सकते हैं। एक तो मैंने ये बताया था कि कैलेंडुला मदर टिंचर होम्योपैथी की दुकान से आप लाएं, ये दुनिया का सबसे अच्छा हैंड सैनिटाइज़र है, इससे बेहतर आज तक मैंने कुछ भी नहीं देखा। और ये सिर्फ हैंड सैनिटाइज़र का काम नहीं करेगा बल्कि आपको कई और बीमारियों से बचाने का काम करेगा। वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं उससे। हाँ, इसमें ले आइए तो चाहे तो एक आध बूंद आप कोई सुगंध अपने मन से मिला लीजिए तो वो बहुत बढ़िया अपना सुगंधित भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मास्क वगैरह तो महिलाएं तो साड़ी का पल्लू है या दुपट्टा का सिरा है वही मुंह पे रख लें, नाक पे रख लें, उनके मास्क का काम उसी से हो जाएगा, 3 4 5 तक आराम से वो कर सकती हैं। तो इस तरह से ये 1-2 चीज़ें तो आप आसानी से ऐसे ही कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप इसमें 3-4 काम जो है आप शुरू कर दीजिए, चाहे आपको कोरोना का डर हो या ना हो, दोनों स्थिति में वो आपके शरीर के लिए ही अच्छा है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बढ़िया है। पहला काम ये है कि चाय की जगह पर आप आयुर्वेदिक वो काढ़ा मैं बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ कि तुलसी, अदरक, काली मिर्च, पीपल या पीपर भी उसको कहते हैं, ये 4 चीज़ें, चाहे तो थोड़ी सी दालचीनी भी मिला सकते हैं। ज्वारांकुश मिल जाए तो वो भी मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी हल्दी भी चाहे मिला सकते हैं, तो हल्दी ना भी मिलाइए, इसके साथ हल्दी अलग से आप लीजिए। तो ये अदरक, तुलसी, काली मिर्च, पीपल, दालचीनी, ये चीज़ें मिलाकर आप काढ़ा बनाइए। गुड़ मिलाइए उसमें, चीनी से बेहतर है गुड़, बाकी नहीं हो तो चीनी मिला लीजिए। तो दिन में 2 बार 3 बार, तो इससे शरीर में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। और ये जो है श्वसन तंत्र की बीमारियों में भी सहारा देता है, ये इलाज नहीं है, आपको अंदर से मजबूत करने का काम करेगा। दूसरा, तुलसी के 10-12 पत्ते लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसमें आधा चम्मच शहद मिलाइए, सवेरे और शाम 2 बार इसका सेवन कीजिए। उंगलियों से अपने चाट लीजिए 2 बार। तो ये आपके शरीर में फेफड़ों के लिए, कई तरह के इन्फेक्शन के लिए ये काफ़ी आपको सहारा देगा, अंदर से मजबूती देगा। और तीसरा जो है, विटामिन सी की चीज़ें जितना भी आप इस्तेमाल करें वो अच्छा है इस समय, क्योंकि इस समय महामारी का जब प्रकोप है तो ऐसे में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी और विटामिन ई वाली चीज़ें, ए वाली चीज़ें काफ़ी काम करती हैं। उसमें विटामिन सी तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन शर्त यह है कि ये विटामिन सी बाज़ार से लाकर सप्लीमेंट के रूप में नहीं होना चाहिए, टेबलेट नहीं होना चाहिए। टेबलेट का ये धंधा जो है ये बहुत डिफिशियंसी हो उस स्तर पर कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमी पाई गई हो तो फिल इन द ब्लैंक कुछ दिन के लिए सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शरीर में विटामिन सी के स्तर को बनाए रखने के लिए अगर आप गोलियां लेते हैं, उल्टे आप और ज़्यादा खतरे में फंस सकते हैं, वो नुकसान कर सकती है। और टेबलेट से साबित हो चुका है, टेबलेट खाने से कभी भी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। इम्यूनिटी आपकी प्राकृतिक तरीके से, जो आप संतरे से, आंवले से या मौसमी से, इस तरह की चीज़ों से, अमरूद से जब आप विटामिन सी लेते हैं तो वो शरीर को ताकत देती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम वो ये विटामिन सी करता है। चौथी बात यह है कि अगर शाम को आपको हल्दी ये दूध पीने की अगर आदत है तो गर्म दूध में आप आधा चम्मच हल्दी मिला के पीना शुरू कर दीजिए। ये हल्दी जो है एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। कई तरह के कैंसर अभी तो साबित ही हो गया है कि हल्के फुल्के कैंसर हो तो बहुत ये तेज़ी से पीछे धकेलती है हल्दी। बाप दादे के ज़माने से दादी नानी तो हमारी करती ही रही थी, ज़रा सा चोट लगा, ज़रा सा कुछ हुआ, सर्दी जुकाम हुआ तो दूध में हल्दी मिला के, गर्म दूध में, तो आप दूसरे दिन उसका फ़ायदा भी महसूस कर लेते हैं। तो हल्दी काम की है, हल्दी का इस्तेमाल आप करना शुरू कीजिए। और एक चीज़, 5वीं चीज़ मैं बता रहा हूँ कि गिलोय, जिसके बारे में मैंने बताया भी था, गिलोय करीब इतना बड़ा लीजिए, 5-6 इंच का एक टुकड़ा लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, उसको 200 ग्राम पानी में या 300 ग्राम, आधा लीटर में चाहे तो कर सकते हैं, 200-250 ग्राम बच जाए तो उसको सवेरे, दोपहर, शाम 3 बार जो है उबाल कर काढ़ी उसका लीजिए, खाली पेट लीजिए। तो जब आप खाना वाना ना खाए हों, थोड़ा सा गैप रहे, अंतर रहे, उस समय लीजिए। ये आप साल में 2 बार करें, 3 बार करें तो वो भी अच्छा है। 3-4 महीने के बाद 21 दिन के लिए, लेकिन जब भी करें 21 दिन के लिए ज़रूर करें। 21 दिन का अपना फंडा है, अपना तरीका है
और वो दिलचस्प है। वो यहाँ लंबा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने 5-7 साल पहले इस बात पर लिखा था कि क्यों आयुर्वेद में 21 दिन कोई दवा लेने के लिए कही जाती है। उस बात को समझिए। साइंस ने रिसर्च करके ये बात साबित की कि दरअसल शरीर जो है कोई भी नई आदत स्वीकार करने में 3 हफ्ते का समय लेता है। कोई भी काम आप बार बार करते हैं तो 3 हफ्ते लगते हैं, शरीर उसको अपने रिदम में ले लेता है, उसको स्वाभाविक मान के करने लगता है। तो इसलिए ये बात है, ये थोड़ा गहरा रहस्य है, हमारे लोगों को सदियों से पता। अलबत्ता इतना ख्याल ज़रूर रखिए कि विटामिन सी लेते हुए कोशिश कीजिए कि एनिमल प्रोडक्ट, जो जानवरों से चीज़ें पैदा होती हैं, उनको आप कम इस्तेमाल करें, और सीधे जो जानवर से, जैसे मांस है, तो इस पर आप रोक लगा पाएँ तो बहुत अच्छा है, कम से कम उस समय तक जब तक ये ख़तरा बना हुआ है। मांस का मतलब ये नहीं है कि मांस से कोरोना फैलता है, भ्रम फैला हुआ तमाम। मांस से कोरोना फैलने का कोई सबूत नहीं है, नहीं फैलता उससे। लेकिन इसमें विटामिन सी के मामले में ये है कि अगर आप मांसाहार ज़्यादा करते हैं तो विटामिन सी लेने का उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट से जो प्रोटीन मिलता है वो विटामिन सी के काम में बाधा पहुंचाता है। ये आप बात समझिए। बात दरअसल ये है, दूध जो है वो भी एनिमल प्रोडक्ट है, लेकिन अच्छा दूध है, बढ़िया गाय का दूध है। थोड़ा गनीमत ये है कि अंततः वो आहार है, चाहे वो भले गाय के बच्चे का आहार हो, लेकिन वो आहार है। तो इस नाते उसको भी अगर आप दही के रूप में लें तो बहुत बढ़िया है। तो ये छोटी सी कुछ सावधानी की शुरू की बातें हैं, तो इसका ख्याल करें। और इसके बाद जो है मैं बात करता हूँ इसके इलाज की। आयुर्वेद के हिसाब से जो कुछ बातें थीं, इनको तो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की दृष्टि से इस्तेमाल कीजिए, चिकित्सा की दृष्टि से नहीं। चिकित्सा की दृष्टि से, इलाज के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी को एक साथ रखकर कुछ सलाह देता हूँ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ अनुभव किए हैं उस हिसाब से। यहाँ आपको पहले ही समझ लेना चाहिए कि ये कोरोना के इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। इलाज दरअसल जो सिम्टम आते हैं, जो लक्षण आते हैं, जो फ्लू का तरीका है, उसके करने की ज़रूरत है। वायरस का कुछ भी नाम दे दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा ये बात समझिए कि दरअसल इलाज जो है वो शरीर खुद करता है, ये तरीके उसको सहयोग करते हैं। यूँ समझिए कि आपकी इम्यूनिटी कुछ जगहों पर सो चुकी होती है, और ये होम्योपैथी जैसी चीज़ें उस सोई हुई इम्यूनिटी को जगाने का काम कर देते हैं, और शरीर जग करके, इम्यूनिटी उसकी जग करके और रोग को भगाने का काम करने लगती है। तो हमारे शरीर में खुद ही ठीक करने का, वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ने का पूरा तंत्र मौजूद है। वो तंत्र अगर ठीक रहे तो सारा कुछ ठीक रहेगा। आप इसको यूँ समझिए कि दुनिया में कभी भी किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को, अगर वो जंगल के वातावरण में रहता है तो कभी भी उसको अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बीमार नहीं पड़ती है। जो भी पक्षियाँ मरी हैं, जो भी कुछ हादसे हुए हों, आदमी की बनाई दुनिया की वजह से, आदमी ने जो गड़बड़ किया है, उसने कहीं कुछ जहर पैदा कर दिया, कुछ प्रदूषण पैदा कर दिया, तो उसकी वजह से संकट आते हैं प्राकृतिक, जो ये प्रकृति में रहने वाले जानवरों या पक्षियों पर। बाकी वो अपनी दुनिया में रहते हैं तो उनको कभी कोई संकट नहीं होता। तो जाहिर है, तो हमने एक बनावटी ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी है, जिसके नाते हमारी वाइटलिटी, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ती है और हम रोगों से ग्रस्त होते हैं, हमें अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये शरीर में वो तंत्र मौजूद है, उसको जगाने की, उसको सही रास्ते पर लाने की ज़रूरत है। तो बात जो है बन जाती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी, इन दोनों को मिलाकर आप यकीन मानिए कि आप उस जो इलाज का तरीका चल रहा है उससे बेहतर तरीके से अपने को बचा पाएंगे और ठीक हो पाएंगे पूरी तरह से। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत हमेशा तब है जब ये धीरे धीरे बात बढ़ जाए और निमोनिया जैसी स्थिति में बात पहुंच जाए तो मुश्किल पैदा होती है। लेकिन वहाँ भी जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा आसानी से आप उससे लड़ पाएंगे। तो ये कुछ बातें मैं बताता हूँ। अब इसमें यूँ समझिए कि शुरू में फ्लू के लक्षण आते हैं। तो फ्लू के लक्षण आते ही आपको क्या करना है, तो एक तो 2 दवाएं सबसे पहले ज़रूरत पड़ सकती है।
एक होम्योपैथी के साथ एक बात समझ लीजिए कि हमेशा लक्षण का इलाज किया जाता है। लक्षण गए तो वायरस कुछ भी हो उसको जाना पड़ेगा, लेकिन अगर लक्षण साफ नहीं है, लक्षण कुछ और हैं, तो दवा कुछ नहीं कर सकती। तो अभी जो बताए जा रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, जो और तरीक़ों से पता चल रहे हैं, तो उसमें जो लक्षण आते हैं उस हिसाब से कुछ दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। उसमें एकोनाइट है, आर्सेनिक है और एंटीम टार्ट भी है। तो ये कुछ दवाएं शुरू में ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो लक्षण समझ कर। अब जैसे मैं एक दो चीज़ बताता हूँ, उससे आप समझेंगे बात को, कि अगर लगे कभी, वैसे बेहतर यह है कि तुरंत डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए, किसी होम्योपैथ से संपर्क कीजिए तो अच्छा है, वो सुझाव देगा। लेकिन अगर कहीं कोई रास्ता नहीं है, आप घर में कैद हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास एकोनाइट है, आर्सेनिक है, एंटीम टार्ट है, तो उनके कुछ चीज़ें, क्योंकि दवाएं और भी लग सकती हैं, हो सकता है 10-20 दवाएं कोई दूसरी हों जिनमें कोई लक्षण हो, वो ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन मैं ये मुख्य बात बता रहा हूँ, शायद आप इससे कुछ चीज़ पकड़ पाएँ और शुरुआत में कई चीज़ें आप अपने से ही ठीक कर लें। जैसे मान लीजिए अगर लगा कि अचानक कुछ हुआ, अचानक छींकें, अचानक खांसी, अचानक खराश, अचानक सिर दर्द, अचानक तेज़ बुखार, अचानक कुछ न समझ में आया कि कैसे हुआ, अचानक, जैसा कि इसमें अक्सर देखा गया है। तो ऐसी स्थिति अगर आती है तो आंख मूंद करके आप एकोनाइट 30 3-3 घंटे पर, 4-4 घंटे पर लेना शुरू कर दीजिए, 3-4 बार लीजिए। ये समझिए कि एकोनाइट अगर उसकी रेंज में आता, अचानक कुछ भी हो, अचानक बहुत तेज भय पैदा हो, अरे बाप रे अब तो ज़िंदगी नहीं बचेगी, अब तो हम मर ही जाएंगे, अब दवा भी कुछ नहीं कर सकती, इस तरह का डर भी अगर पैदा हो, तो केवल डर के लक्षण पर ही एकोनाइट बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। अगर इस तरह का डर है, मरने का डर, ऐसा डर जिसमें लगता है कि अब दवा भी कुछ नहीं कर पाएगी, तो आप समझ लीजिए कि एकोनाइट बहुत ज़बरदस्त जादू जैसा काम कर सकती है। बाकी लक्षण देखने की ज़रूरत भी शायद ना पड़े। तो एकोनाइट एक ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए मैंने जो लक्षण बताए हैं इधर उधर कुछ नहीं कि कोई भी सर्दी जुकाम हो कैसे भी दे दिया। बात यही कि सडन, अचानक हमले जैसी स्थिति पैदा हो, तगड़ी बीमारी, कोई भी बीमारी हो, ज़रूरत नहीं है कि यही हो, और भी चीज़ों में ये इस्तेमाल हो सकती है। तो ये एक एकोनाइट का ध्यान दीजिए। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों ने आर्सेनिक एल्बम 30 ले के घरों में रख लिया है और अभी भी दुकानों पर भीड़ लगी रहती है। आर्सेनिक 30 लोगों ने सुरक्षा के लिए कि साहब पहले से। तो ये है कि 3 दिन आप लगातार सवेरे दोपहर शाम 3 बार आर्सेनिक 30 जो है ले लेते हैं, तो इस तरह के लक्षण जैसा इसमें दिख रहे हैं, ऐसे लक्षण आप पर हमला नहीं कर पाते हैं, उनसे बचत होती है, ये आपको सुरक्षा देती है, सुरक्षा कवच है। लेकिन अगर बीमारी हो गई हो तब भी इसके लक्षण हैं तो ज़बरदस्त ये काम करेगी। लेकिन लक्षण रहने पर ही, अब लक्षण इसके क्या हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं इसमें, ये अद्भुत दवा है और इतनी जल्दी असर करती है कि विदिन, जैसे एकोनाइट मैंने बताया वो भी बहुत जल्दी असर करती है। और दूसरा ये भी समझ लीजिए अगर 1-2 दिन में उसका 10-20 मिनट में असर नहीं आया एकोनाइट का, उसे लगा कि कुछ नहीं, फ़ायदा नहीं, अंदर से महसूस नहीं हुआ, तो समझ लीजिए कि उसका काम नहीं है, फिर वो दूसरी दवा पे आना पड़ेगा। वो बहुत जल्दी असर दिखाएगी, पता दे देगी कि हाँ हमारे मतलब का है कि नहीं है, हमारे क्षेत्र में बीमारी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 1-2 दिन में उससे अगर आराम आपको साफ साफ महसूस नहीं होता है तो कृपया आप एकोनाइट को भूल जाइए, वो सेकेंड स्टेज के लिए कभी भी नहीं है, फर्स्ट स्टेज की दवा है। अब जो है आर्सेनिक पर आप आइए, इस बात को ज़रा गहरे से समझ लीजिए कि होम्योपैथी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कई चीज़ों में आपको अच्छा करेगा। तो और आर्सेनिक जो आपने घरों में रखा हुआ है, सिर्फ सुरक्षा नहीं, ये बड़े काम की दवा, कभी इसको फेंकिएगा मत। और ये बात आप समझ लीजिए कभी ये एक्सपायर नहीं होगी, जैसे एलोपैथी दवा एक्सपायर हो जाती है क्योंकि क्रूड फार्म में होती है, ये क्रूड नहीं है, इसमें अल्कोहल बेस इसका होता है या डिस्टिल वाटर होता है। तो डिस्टिल वाटर नहीं, आपके घर में जो होगी वो अल्कोहल वाली होगी। तो और डिस्टिल वाटर में बनाया भी नहीं जाता क्योंकि 4-6 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। तो अल्कोहल ये है कि बढ़िया अल्कोहल सैकड़ों साल, कहते हैं ना कि शराब जितनी पुरानी हो जाए और बेहतर होती है, तो ये सैकड़ों साल ख़राब नहीं होती, इस नाते ये एक्सपायर भी सैकड़ों साल नहीं होगी। इतना आप समझिए, आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी और वो एक्सपायर नहीं होगी। तो वो सुरक्षित रखिए, इसके और भी काम हैं वो इस तरह। लेकिन अभी ये समझिए कि कैसे ये काम करेगी कोरोना में।
कोरोना से नहीं मुझे मतलब है, मुझे सिर्फ उसके लक्षणों से मतलब है कि जो लक्षण सामने आ रहे हैं। हो सकता है इस मामले में यहीं पर एक बात मैं और याद दिलाऊं, बल्कि मैं अपील भी करता हूं जो भी लोग हैं, जो भी डॉक्टर हैं, सरकार के लोग हैं जो उस पूरे सिस्टम में हैं, कि मैं अपील ये करता हूं कि हमारे जैसे कुछ लोगों को ज़रा 2-4 मरीजों से मिलवाइए। हम मिलना चाहते हैं, मैं मिलना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि वास्तव में वहाँ पर मरीजों के सामने सामने से क्या क्या लक्षण आते हैं। क्योंकि लक्षण अभी आप जो कह रहे हैं वो अंग्रेजी या एलोपैथी के हिसाब से बता रहे हैं कि खराश हुआ या खांसी हुई या सिर दर्द हुआ या बुखार हुआ। ये होम्योपैथी के लिए काफ़ी नहीं है, इसके आगे जाना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा अगर सिर दर्द है तो क्या हथौड़े चल रहे हैं सिर के अंदर, या एक जैसा है, या दबाने पर आराम तो नहीं मिलता है, या खुली हवा में अच्छा तो नहीं लगता, या बुरा तो नहीं लगता। खराश है तो सवेरे ज़्यादा है कि शाम को ज़्यादा है, तो बुखार है तो कब ज़्यादा चढ़ रहा है, कब ज़्यादा घट रहा है। तो हमें उसके बढ़ने और घटने के क्रम को जानना है। उस क्रम को ठीक से अगर पकड़ में आए तो आपकी बीमारी का नाम कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, होम्योपैथी से ठीक होगा। अब जैसे आर्सेनिक में आप ये समझिए कि आर्सेनिक उन लक्षणों पर रामबाण की तरह असर करती है जहाँ ये हो कि आपके अंदर बेचैनी हो, प्यास बार बार लग रही हो लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा पीने का मन कर रहा हो, चम्मच 2 चम्मच या 1 आध घूंट, बेचैनी, प्यास और अंदर दाह हो, गर्मी महसूस हो रही हो, जिसको आप बुखार भी कह लीजिए, अंदर से दाह महसूस होना, गर्म महसूस होना। ये 3 लक्षण अगर इनमें से कुछ नहीं है तो समझिए कि इसका मामला नहीं है। और दूसरा 1-2 लक्षण और हैं जो कहीं किसी भी बीमारी में हो। आप यूँ समझिए ना कि फूड पॉइजनिंग में आर्सेनिक का इतना बड़ा रोल है होम्योपैथी में कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें और बहुत बड़े बड़े वो इलाज के तरीके काम नहीं कर पाते, आर्सेनिक जो है चुटकी बजा के करती है। 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में इतना ज़बरदस्त असर दिखाती है कि आपको चमत्कृत होना पड़ता है। तो ये है इसका वो। तो फूड पॉइजनिंग में यह काम आ सकती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कभी फेंकिएगा मत। और दूसरा, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो ये काम करेगी। और इसी में मुझे याद आ गया एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं, आप समझेंगे कि कैसे चीज़ें चलती हैं और तंत्र कैसे होता है ये होम्योपैथी का और पैथियों का। कि मैं कभी वर्धा में जब भी जाता था, गांधी जी के आश्रम में 2-4 महीने रहता ही था, और वहाँ राजीव दीक्षित वहीं रहते थे, हम लोग साथ में ही रहते थे। राजीव दीक्षित का नाम जब ले रहा हूँ तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि यूट्यूब पर तो आजकल उनके देहांत के बाद और ज़्यादा लोग सुन रहे हैं और पूरे देश में उनका एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग तैयार हो गया है। तो मैं राजीव जी साथ में ही रहते थे, मुझसे 3-4 साल बड़े थे और बड़े भाई की तरह थे एक तरह से। तो उनके छोटे भाई थे प्रदीप, हम उनको दीपू कहते थे। तो दीपू और मैं एक बार, उस समय मैं होम्योपैथी बिल्कुल नया सिर्फ अपने लिए आमतौर पे करता था, दूसरे के लिए नहीं करता था। हालांकि वहाँ वर्धा मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, आप जानते होंगे वर्धा मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ एक मरीज को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उसके कान से धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो गया था, दाहिना कान खराब हो गया था। तो और ऑपरेशन उसका संभव नहीं था, जो स्थिति थी कि ऑपरेशन अब उसका नहीं संभव है, तो क्या हो सकता है। तो वहाँ एक थी जो जस बहन कनकमल गांधी, मशहूर नाम है, उनकी पत्नी थी। तो उन्होंने ही मुझसे कुछ बात की कि ऐसा कुछ हो वो जानती थी कि मैं होम्योपैथी अपने शौक़ के लिए कुछ करता रहता हूँ। तो लेकिन खैर जो भी हुआ, तो मैंने कहा ऐसा है, मैं अपने लिए करता हूँ, लेकिन अगर मुझ पर भरोसा हो तो मैं जो बताऊँगा करना वही पड़ेगा, इधर उधर कुछ नहीं। तो खैर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, जब कोई उम्मीद ही नहीं है कहीं तो वही सही। तो मैंने बातचीत की, ये संजोग कहिए या ईश्वर की कृपा कहिए, जो भी कह लीजिए, कि मुझे बात समझ में आई। तो मैंने जिस तरह से बताया, मेरे ख्याल से 2 दवाएं सिर्फ लगी और 1 या 2 महीने बीतते बीतते और कुल मिला के 4 या 5 खुराक ही दी गई होगी और उस आदमी के कान बिल्कुल वापस आ गए, बिल्कुल सब ठीक हो गया। तो वो बिल्कुल आसपास फैल गया, करे ये तो कोई चमत्कारी डॉक्टर साहब आ गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बहुत चीज़ों में मैं बिल्कुल नहीं, जो बात मुझे नहीं समझ में आती थी उसमें मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता था कैसे इलाज करना है, लेकिन वो ऐसा हुआ मामला तो बहुत थोड़ा वो हो गया। तो उसी वजह से कुछ और धीरे धीरे लोग भी आने लगे, जो भी हुआ। तो फिर मैं और दीपू
प्रदीप जो है एक बार गए वर्धा में, तो जिसके यहाँ हमारे साहित्य वगैरह के छपने का काम होता था, प्रेस के मालिक थे, तो प्रदीप ने जो है प्रेस के मालिक से परिचय कराया कि ये संत समीर जी हैं और होम्योपैथी के अच्छे जानकार हैं, आप अपनी समस्या इनको बता सकते हैं। उनकी कुछ समस्याएं थी जो प्रदीप को मालूम थी, तो उन्होंने फिर मुझसे बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है और ऐसे ऐसे 3-4 लक्षण बताए। तो मैंने उनसे कहा कि आपको रात में 1 बजे आपकी नींद का क्या हाल होता है? ये बिल्कुल बुरी तरह से वो चौंके वो। उन्होंने कहा कि आप ज्योतिषी हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, आप जैसा बता रहे हैं उस हिसाब से मैं भी अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो कहे नहीं, 1 बजे रात में तो मेरी रोज़ नींद खुल जाती है, मैं बड़ा परेशान होता हूँ उस समय। फिर मैंने उनको कहा कि ऐसा है, आप आर्सेनिक 30 या 200 मैंने उस समय, मैं आमतौर पे 200 से ही करता था, क्रॉनिक डिजीज़ में तो कोई लंबा उनका काफ़ी पुराना मामला था। तो 200 मैंने बताया आर्सेनिक, मैंने कहा एक खुराक लीजिए, फिर मुझे 1-2 दिन बाद बताइएगा। तो उन्होंने, खैर उनको भरोसा नहीं था कि होम्योपैथी से कुछ होगा, लेकिन जो भी है अब किया, उन्होंने लिया। इसके बाद वो खुद आश्चर्य में थे और मेरे लिए भी अच्छा था। उन्होंने कहा कि तो जादू जैसा हो गया, मेरी तो समस्याएं काफ़ी उससे हल हो गई। तो मुझे याद नहीं आता कोई दूसरी खुराक उनको दी भी गई थी या एक ही खुराक से काम हो गया था। तो लेकिन ये चीज़ समझिए कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, तो ये अद्भुत होती हैं। तो आर्सेनिक को आप रखिए, वो काम की है। और कई और तरह से 1 बजे रात में अगर कोई भी बीमारी आपकी बढ़ती हो तो आर्सेनिक बिना कोई और लक्षण देखे भी आप आंख मूंद के दे सकते हैं और वो काम करेगी। इसी में एक सिम्टम और आप समझ लीजिए कि अगर पानी पीते ही पानी पेट में गया और तुरंत उल्टी हो गई, ये ऐसा होता है, फूड पॉइजनिंग में आमतौर पे होता है या और चीज़ों में हो सकता है, तो भी आर्सेनिक आंख मूंद कर आप एक खुराक दे सकते हैं। हो सकता है 1-2 मिनट बाद ही मरीज कहे कि मुझको अच्छा लग रहा है। लेकिन यही पर समझिए कि ऐसा नहीं है कि आपने पानी पिया 10-20 मिनट बाद उल्टी हुई तो आर्सेनिक से काम नहीं होगा उतना। तुरंत जब उल्टी होती है तो आर्सेनिक करेगा, लेकिन 10-20 मिनट अगर लग रहा है उल्टी करने में तो हो सकता है फास्फोरस काम करे या कोई और दवा काम करे। तो यहाँ सिम्टम, लक्षण जैसे बदलते हैं उस हिसाब से। तो होम्योपैथी ये है कि ये बहुत कठिन विधा है और बहुत आसान है। आसान ये है कि इसमें मज़ा आएगा आपको, जिसका दिल लग गया ना उसको मज़ा आएगा सीखने में। लेकिन कठिन इसलिए है कि ज़िंदगी भर आपको इसका अध्ययन करते रहना पड़ता है। रट के आप काम नहीं चला सकते। कुछ दवाओं के नाम रट लिए, बीमारी के नाम, उससे काम नहीं बनने वाला है। तो यहाँ संदर्भ आ गया, इसलिए मैंने ये बात बता दी कि जिनकी दिलचस्पी होगी इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा ये है, किसी के साथ फास्फोरस, मैंने नाम ले ही दिया, फास्फोरस की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लक्षण आ जाएँ तो। फास्फोरस के साधारण लक्षण यूँ समझिए, नींद खुलने पर अच्छा महसूस होता, थोड़ा राहत लगती है। नींद आ जाए, खुले तो थोड़ा ठीक लगता है। 10-20 मिनट बीतने पर वोमिटिंग, उल्टी की लगे तो आता है। दूसरा यह है कि अक्सर आर्सेनिक से जब कोई बीमारी आराम होती है तो बचे हुए लक्षण वो अक्सर फास्फोरस के होते हैं, हमेशा नहीं, अक्सर। तो इस नाते आर्सेनिक के बाद भी फास्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक से जो कुछ ठीक हुआ, बाकी का काम जो है फास्फोरस ठीक कर देती है। लेकिन हमेशा सावधान रहना चाहिए, होम्योपैथी में फास्फोरस एक खुराक के बाद दूसरी कभी भी भूल कर देने की ज़रूरत नहीं होती, वरना आप नुकसान भी उठा सकते हैं। ये समझने की बात है, क्योंकि शुरुआत में सीखते समय मैं ऐसे नुकसान उठा चुका हूँ। जब मुझे चीज़ें मालूम नहीं थी तो उस समय लोग कहते हैं होम्योपैथी दवा के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन कायदे से ये परेशान करती है। और साइड इफ़ेक्ट होंगे अगर तो ऐसे होंगे, कई बार हो सकता है कि कोई दूसरा जल्दी ठीक भी ना कर पाएगा। होम्योपैथी की एक बुनियादी बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि होम्योपैथी की हर दवा का परीक्षण आदमी पर किया गया है, जानवरों पर नहीं, पक्षियों पर नहीं, कीड़े मकोड़ों पर नहीं, आदमी पर। सीधे सा ये है कि इसका मतलब ये है कि, और उसमें भी लक्षणों की बात है कि जिस दवा के स्वस्थ आदमी पर अगर उसका इस्तेमाल किया गया है, 10-20 स्वस्थ लोगों पर अगर एक जैसे लक्षण आ रहे हैं तो मान लिया जाएगा कि वो दवा का लक्षण है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई दवा होम्योपैथी की पागलपन को ठीक करती है तो इसका मतलब अच्छे भले आदमी को वो गलत तरीके से दे दी जाए तो पागल बना भी सकती है। लगातार कुछ दिन तक दे दिया जाए तो वही लक्षण पैदा होंगे जिन लक्षणों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो आप समझिए कि साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होते हुए भी कैसे है। तो बस ये है कि ये संकेत करती है आप रुक जाइए। तो नकली लक्षण शुरू में पैदा होते हैं, 1-2 खुराक से अगर कोई दिक्कत हुई आप रुक जाइए, कुछ दिन में वो लक्षण ख़त्म हो जाएंगे, वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन बार बार आप देंगे, लंबे समय तक देंगे, तो हो सकता है वो लक्षण इतने स्थायी हो जाएं कि जीवन भर भी ना जाएं। होम्योपैथी शुरू में हनीमैन के समय में और लोगों के समय में, जिन लोगों ने अपना जीवन जो है इसके परीक्षण में लगाया, कई लोगों की ज़िंदगियां ऐसी हो गईं जो बेचारे पूरी उम्र भर कुछ लक्षणों से निजात पा ही नहीं पाए, कुछ विकारों से जीवन भर ग्रस्त रहे। तो ये समझ लीजिए कि होम्योपैथी भी कोई हंसी खेल नहीं है, बहुत संभल कर सावधानी से इस्तेमाल करनी चाहिए। ढंग से इस्तेमाल हो तो इसमें जादुई शक्तियां हैं, उसको भी समझना चाहिए। अद्भुत अद्भुत पद्धति है। और एलोपैथी वालों, मैं तो बार बार कहता हूँ, एलोपैथी वालों को भी होम्योपैथी समझना चाहिए, और एलोपैथी की बुनियादी बातें होम्योपैथी वालों को भी समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्लू वाली स्थिति में। अभी मैं फ्लू वाली स्थिति की बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं निमोनिया के स्तर पर जाऊँगा कि निमोनिया की स्थिति अगर पैदा होती है तो क्या किया जाए। तो अब जो है फ्लू की स्थिति में आप एक तो होम्योपैथी, अगर इससे काम नहीं बन रहा है, तुरंत कंट्रोल हो गया, नियंत्रण में आ गया, तो कोई बात नहीं है। और अगर सही ढंग से दवा चुन ली जाएगी तो आ ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, कोई ख़ास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और शुरू में ही बात अगर बन गई तो निमोनिया तक पहुंचने की तो खैर नौबत ही नहीं आएगी, आप ठीक ठाक होकर घर चले जाएंगे या अपने काम पर लग जाएंगे। अब यह है कि प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ तरीके हैं जिनको आप आजमाएंगे तो बिना किसी दवा के आप इसको काबू में कर सकते हैं। अब उसका तरीका क्या होगा, मान लीजिए फ्लू के लक्षण आने लगे तो आप एक काम करिए, सबसे पहले उपवास शुरू कर दीजिए। उपवास में क्या करना है कि एक दिन जो है, या उसको 2 दिन पे ले जाइए, 3 दिन पे, जैसी स्थिति, मान लीजिए फ्लू की स्थिति तगड़ी जो भी आई है, तो आप 2 या 3 दिन सिर्फ फलों के रस पर रहिए, और वो भी खट्टे फलों जैसे संतरा है, मौसमी है, अनानास है, इस तरह के फलों के रस पर 2 दिन आप रह जाइए। 3 दिन रह पाइए तो और अच्छा रह जाइए। तो इस तरह से करके शुरू में क्या कीजिए कि उसमें थोड़ा सा आप रस में गुनगुना पानी भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा उसका ठंडापन ख़त्म हो जाए या थोड़ा वो उसकी सांद्रता भी थोड़ी कम हो जाए, तो इस तरह से रहिए। तो नारियल का पानी लीजिए, तो जितना भी आप दिन में 5-6 बार 7 बार इस तरह से करके 2-3 दिन इसको इस तरह से आप गुजारिए। इतने से आपका ज्वर जो है, बुखार जो है, वो नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा। और जब बुखार नियंत्रण में आना शुरू हो जाए तो फिर आप 2-3 दिन फलाहार कीजिए। फलाहार तो फ्लू के कई लक्षण नियंत्रण में आ जाएंगे, ज्वर की जो स्थिति होगी वो नियंत्रण में आ जाएगी, और हो सकता है इतने से ही आप काफ़ी हों। फिर आप फलाहार पर आएँ, और फलाहार में आप सेब ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं, आड़ू ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। इस तरह के रसीले फल जो भी हैं वो आप खूब इस्तेमाल कीजिए। दिन में जब भी आपको भूख लगे ये आप 3-4 बार भी लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है कि जब भी उपवास शुरू कीजिए और हो पाए तो एनिमा का इस्तेमाल कीजिए। एनिमा जो प्राकृतिक चिकित्सा जो थोड़ा बहुत भी जानता होगा या कहीं भी संपर्क में होगा उसको पता होता है कैसे होता है। वैसे अगर दुकान पे एनिमा पॉट या एनिमा का बर्तन आप लाएंगे तो वो भी बता सकता कैसे है। वो किसी भी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र या किसी भी प्राकृतिक चिकित्सा के योग वाले व्यक्ति को भी अक्सर मालूम रहती हैं ये चीज़ें, तो वो बता देगा। ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है एनिमा, बिना दवा के जो है पेट साफ़ करने का, आपके शरीर में पेट में जितना भी खराब मल पड़ा हुआ है या टॉक्सिक उसको बाहर निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। तो ये एनिमा रोज़ सवेरे एक बार एनिमा और उपवास का ये क्रम जो है चले तो फिर धीरे धीरे हल्के भोजन पर आना शुरू कीजिए। जैसे सवेरे आप फल का रस लिया आपने, दोपहर में जो है ताज़े फल सीधे सीधे लिए या सब्जियों का उबला हुआ सूप या सीधी उबली हुई सब्जियां लीजिए, और शाम को थोड़ा हल्का सा खिचड़ी या खाना, इस तरह की चीज़ें आप लीजिए। तो ये 5-6 दिन में तो आपका ये सर्दी जुकाम फ्लू वाली स्थिति ये तब तो काफ़ी नियंत्रण में आ जाएगी, ये समझिए। गले में खराश हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं, भाप ले सकते हैं गले के लिए। एक छोटी सी मशीनें आती हैं या
किसी भी बर्तन में पानी उबाल करके गले में भाप ले सकते हैं, वो एक अच्छा है गले के संक्रमण और गले में अगर कुछ हो तो उसके लिए भी थोड़ा सा, चाहें तो ना भी करें, उसके बजाय आप या उसके साथ भी गरारा करें, गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच नमक मिला के गरारे करें, दिन में 2 बार 3 बार जब भी करें, वो एक चीज़ है। और इसके बाद जो है कुछ आसन और प्राणायाम भी काम के हैं, जैसे भुजंगासन है, धनुरासन है, शलभासन है और योग मुद्रा है। तो ये जो है काम के आसन हो सकते हैं। ये जब भी आप करेंगे आपको असर दिखाई देगा। ये करने के बाद आपको लगेगा कि जाम नाक भी खुलती हुई लगेगी, तो ये फ्लू वगैरह में, सर्दी जुकाम वगैरह के हिसाब से भी ये बेहतर आसन है। और इन्हीं के साथ कुछ प्राणायाम है। सबसे बढ़िया तो ये है कि प्राणायाम आप ज़रूर करें, तो शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, तो वैसे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो भस्त्रिका है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, उद्गीत है, भ्रामरी है। इस तरह से 4-5 प्राणायाम जो है आपको करने की ज़रूरत है। और ये किसी से भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, भस्त्रिका के बारे में ज़रूर है, कई लोग नहीं कर पाते हैं। अनुलोम विलोम और ये सब तो आसानी से सीख लेते हैं। भस्त्रिका में ये है कि एक तो कई बार ये है बहुत मेहनत से लंबी सांस लेते हैं और बहुत मेहनत से छोड़ते हैं, तो ये थोड़ा मेहनत वाला लगता है और कई बार इसमें थकान महसूस होती है। तो मैं एक आसान सा तरीका आपको बताता हूँ जिसमें आप तेज़ी से करें और बहुत आराम से कुछ देर तक आप कर सकते हैं। जैसे मैं भी अक्सर ये करता हूँ कि आप बैठें, सीधी रीढ़ हमेशा आपकी सीधी होनी चाहिए। ये किसी भी आसन में, किसी भी स्थिति में आप समझ के चलिए। तो उसमें जो है सीधा भस्त्रिका का सीधा से ये है कि सांस तेज़ी से खींचना भी है, तेज़ी से छोड़ना भी है। छोड़ना और खींचा, ये खींचना, ये दोनों काम करने हैं। कपालभाति में सिर्फ सांस जो है प्रयास करके छोड़ा जाता है, खींचा नहीं जाता है, वो सहज ढंग से अंदर जाता है। तो भस्त्रिका का ये है मेरा तरीका जो है, मुझे जिसमें आनंद महसूस होता है वो बताता हूँ आपको आराम से। इस तरह से आप कुछ देर करेंगे तो इसके बाद आपको आंख बंद करेंगे, लगेगा किसी दूसरी दुनिया में पहुंच रहे हैं, आनंद महसूस होगा। ये बढ़िया है। तो भस्त्रिका को इस तरह से करिए और बाकी तो आप सीख लीजिए, उसमें बताने में वैसे भी वक्त थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो आप अपने तरीके से कहीं भी, स्वामी रामदेव जी बहुत अच्छे तरीके से बताते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, उनके वीडियो देख के आप आराम से सीख सकते हैं। ये ज़िंदगी का आप इसको अंग बना सकते हैं। इसमें ये ज़रूरत नहीं है कि मैं किस विचारधारा का हूँ या किस धर्म का हूँ, किस मज़हब का हूँ। इसको शरीर का धर्म मान करके और आपके शरीर को मजबूती देता है, इसको कीजिए। ये बढ़िया है। जिन लोगों ने भी, हमारे ऋषियों मुनियों ने ये आविष्कार किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये कीजिए। और बुखार अगर फ्लू में लगता है कि बुखार ज़्यादा है, तो भले ही सर्दी जुकाम का बुखार हो, कुछ हो, लेकिन अगर ज़्यादा है तो बेहिचक आप माथे पर ठंडी पट्टी रख सकते हैं। इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश उससे की जा सकती है। कुल मिला के सीधा सा 2-3 दिन रसाहार, 2-3 दिन फलाहार, इसके बाद उबली सब्जियां, हल्का खाना और धीरे धीरे फिर आप पूरे भोजन पे आ जाएंगे। ये साधारण सा तरीका है, कोई भी इसको कर सकता है। और जिनको कोई बीमारी नहीं है वे भी, अगर कुछ नहीं, आप 2 महीने पर भी एक बार करना शुरू कर दें, 4-5 दिन का ये हफ्ते भर का कार्यक्रम, तो आपके शरीर की एक तरह से शुद्धि होगी। हाँ, जो शरीर शुद्धि के हिसाब से करते हैं उनको कुछ थोड़ा सा परिवर्तन इसमें करना चाहिए। वो ये है कि शुरू में आप 1 दिन, हो सके तो 2 दिन, नहीं तो 1 दिन ही फल पे रहिए। शुरुआत जब करें तो फल खाना शुरू करें। जैसे पपीता आपने खाया या कोई और फल खाया मौसम का, तो पूरे दिन फल पे ही खाइए, फिर आप रसाहार पे आइए। इसके बाद फिर वापस आप फलाहार पे आ जाइए और इसके बाद फिर उबली सब्जियां और सलाद को ख़ास तौर से जब ये खाने पर उतरिए तो उसमें उबली सब्जियां, फल और सलाद से शुरू कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे पूरे भोजन पर आइए। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका। कई छोटे मोटे रोग तो आपको जो पहले से होंगे धीरे धीरे इसी से ख़त्म हो जाएंगे। इनके साथ आप एनिमा का इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा है। और इसी के साथ मैं बीच में एक बात याद दिलाऊं कि मैं तो बिल्कुल ये शुरुआत ही है,
चैनल की, और उम्मीद करूँगा कि अगर आपको कुछ भी काम की बात लगती है तो कम से कम आप सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही दीजिए, और उससे कम मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि कुछ और बेहतर आपको देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए बेल आइकन भी दबाइए, लेकिन बेल आइकन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दूंगा, क्योंकि मान लीजिए कि हमको सब्सक्राइब करने पर तो ठीक है, सामने वाले का हौसला बढ़ता है, कर देते हैं, मैं भी कर देता हूं, लेकिन बेल आइकन मैं सबका नहीं दबाता, जिसका मैं नियमित सुनना चाहता हूं उसी का दबाता हूं। तो उसके हिसाब से बेल आइकन अगर आपको लगे कि नोटिफिकेशन चाहिए तो ही दबाइए, बाकी लाइक तो आप करेंगे ही। ये एक निवेदन, अब ये ऐसा माध्यम है जिसमें अपनी बात खुद से ही करनी होती है, अपना प्रचार खुद ही करना होता, तो वो एक निवेदन ये है आपसे। और अब हम आते हैं, अगर बात आगे बढ़ जाए और निमोनिया की स्थिति पैदा हो जाए तो क्या करेंगे। ये एक खतरे वाली स्थिति होती है। ऐसे खतरे वाले समय के लिए अब यहाँ 2-3 तरीक़ों से चीज़ों को देखने की ज़रूरत। अगर निमोनिया की स्थिति पैदा हो जाती है तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि जिस भी व्यक्ति को हुआ है उसे कपड़े से ढककर ऐसी जगह पर रखने की ज़रूरत है जहाँ हवा तो आए खुली, लेकिन हवा का सीधा झोंका नहीं लगना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान देके उस तरह से शुरुआत कीजिए, हवादार हो लेकिन सीधे हवा का झोंका ना लगे, तो उस व्यक्ति को, मरीज को जो है ऐसी जगह पर आप लिटाएँ। और आधे घंटे पे शुरू में 1 गिलास गुनगुने पानी में, गर्म पानी में, इतना हो जितना सहा जा सके उतने गर्म पानी में आप नींबू मिलाकर दें, 3 घंटे तक दें, तो आधे घंटे पर। तो उससे क्या है कि कुछ देर बाद शायद थोड़ा सा पसीना होकर ज्वर रोग का ज़ोर थोड़ा सा कम होना शुरू होगा। और एनिमा का इस्तेमाल यहाँ बहुत ज़बरदस्त है प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से। और जब ऐसी स्थिति में जब तक जोर न घटे रोग का, तो सवेरे और शाम दोनों समय एनिमा दीजिए, दोनों समय, जिससे पेट जो है पूरी तरह से साफ़ हो और टॉक्सिक बाहर निकलेगा, तो वो जो है रोग का असर थोड़ा कम होगा। तो ये बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और गीली चादर की लपेट कर सकते हैं। गीली चादर की लपेट में थोड़ी नहीं सबको मालूम है, और मैं बहुत यहाँ बताना भी शायद उतना ठीक, क्योंकि बात लंबी खींचेगी, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं। आप कुछ नहीं, पैरों का गर्म स्नान लीजिए, पैरों को टखने से थोड़ा सा ऊपर गर्म पानी में पैरों को रखिए 10-15 मिनट तक, तो उससे भी पसीना आपका थोड़ा छूट सकता है। तो ये पैरों का गर्म स्नान लीजिए। और उस समय एक ख़ास बात ज़रूर ध्यान देना चाहिए ये प्राकृतिक चिकित्सा में, कि जब भी आप ऐसा करें तो सिर पर कोई रुमाल भिगोकर या तौलिया भिगोकर रखें माथे तक, तो सिर आपका थोड़ा सा ठंडा रहना चाहिए और पैर जो है वो गर्म पानी में रखें। तो इस तरह से करने की ज़रूरत है। इससे जो है ज्वर घटेगा। और लगातार बीच में जो है, जब भी इस दौरान मतलब दिन में आप गुनगुना पानी हमेशा ही गर्म ही लें, जब भी पानी पिएं गर्म पानी पिएं। और ज्वर का दबाव कम हो, ज्वर थोड़ा घटे, तो इसके बाद आप ये कीजिए कि टमाटर, संतरा, मौसमी, इन सब का जूस देना शुरू कीजिए। पहला दिन आप जूस पर रहिए पूरी तरह से, बार लीजिए, 5-6 बार लीजिए दिन में, और गुनगुना गर्म पानी लीजिए। तो पहला दिन जूस पर। और दूसरा दिन जो है ये कीजिए कि पहले दिन ये भी कीजिए कि जूस में थोड़ा सा आप पानी मिलाइए, उसको पूरी तरह से खालिश जूस ना हो, थोड़ा सा पानी मिला के लीजिए। दूसरे दिन जो है सवेरे जो है जूस में बिना पानी मिलाए हुए लीजिए, पूरा खालिश जूस लीजिए। और दोपहर में फल लीजिए, सलाद लीजिए, और शाम को जो है उबली हुई सब्जियां लीजिए। और तीसरे दिन नाश्ते में आप दूध भी ले सकते हैं, दूध में थोड़ा सा अंजीर और मुनक्का भी उबाल सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं। और इसके बाद जो है दोपहर में आप फल वगैरह लीजिए, और शाम में जो है उबली हुई सब्जियां इस तरह से लीजिए, सलाद लीजिए साथ में। तो ये जो है एक सीधा सा मतलब ये है कि आप जब भी उपवास करें तो उपवास तोड़ने का एक क्रम होता है। कभी भी गरिष्ठ चीज़ों से उपवास नहीं तोड़ना चाहिए।
रसाहार के बाद फलाहार, फिर उबली हुई सब्जियां और सलाद, फिर धीरे धीरे भोजन। तो इस तरह से जो है आप कीजिए और कई चीज़ें इसी से जो है रास्ते पर आते हुए दिखाई देंगी। इसके साथ आप होम्योपैथी का भी ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, होम्योपैथी का ले सकते हैं और उससे आपको सहारा मिल सकता है। अब जो है इसकी होम्योपैथी के हिसाब से मैं बात करता हूँ कि निमोनिया की स्थिति पैदा होने पर तब होम्योपैथी इसमें कैसे काम करेगी। अब जैसा बताया जा रहा है, जिस तरह से आ रहा है, उसके लक्षणों के हिसाब से हो सकता है एक दवा है एंटिमटार्ट, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एंटिमटार्ट 30 जो है वो दाहिनी तरफ का जो निमोनिया होता है, दाहिने जिसको आप यूँ कहिए कि डबल निमोनिया, सिंगल निमोनिया, तो दाहिनी ओर का फेफड़ा जब प्रभावित होता है उसमें ये ज़्यादा काम करती है, दोनों तरफ में भी काम करेगी, लेकिन उसके साथ कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि गले में कफ अटका हुआ है, निकल नहीं रहा है, मुश्किल लग रही है और घड़घड़ाहट हो रही है गले में, ये हो रहा है, और ऐसा लगता है जैसे सुई के चुभने जैसी, मतलब छाती में दबाव महसूस हो रहा है, सुइयां जैसी चुभ रही हैं। ये इस कोरोना के फ्लू में भी ऐसे लक्षण बताए गए हैं, इस तरह से होता है। तो ऐसी स्थिति में आप एंटिमटार्ट जो है सवेरे दोपहर शाम 30 की 3, मतलब अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं, तो आप बिल्कुल इस दवा से इलाज शुरू कर सकते हैं। दूसरा है कि अचानक अगर कुछ लगता है, अचानक ये शुरू हो गया, अचानक ऐसा हो गया, अचानक तेज आक्रमण है चीज़ का, तो एकोनाइट बिना कहे सुने यहाँ भी चलेगा, लेकिन एकोनाइट हमेशा ध्यान दीजिए हर बीमारी की फर्स्ट स्टेज में इस्तेमाल होती है। तो ये एंटिमटार्ट, एकोनाइट का भी इस्तेमाल हो सकता है और आर्सेनिक का भी इस्तेमाल हो सकता है। आर्सेनिक का मैंने लक्षण बताया ही है, अगर वो पोजीशन, वो स्थिति, वो लक्षण दिखाई देते हैं तो ये भी इस्तेमाल हो सकती है। फास्फोरस भी इस्तेमाल हो सकती है और इसमें सल्फ़र भी इस्तेमाल हो सकती है। सल्फ़र 30 वो भी इस्तेमाल की जा सकती है, उसके लक्षण आने चाहिए सल्फ़र के। तो और सल्फ़र वैसे भी बीच बीच में बूस्ट करने के लिए भी कभी कभी देने की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा आप अपने ऐसी स्थिति में मैं सलाह दूंगा कि अगर निमोनिया की स्थिति आ जाए तो कम से कम आप ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि या तो जो लोग होम्योपैथी को थोड़ा बहुत समझते हैं उनके लिए तो थोड़ा सा आसान रहेगा, लेकिन बाकी लेकिन मैं तो खैर विश्वास करता हूं कि आप इसके पहले वाला कुछ भी करेंगे तो यहाँ तक तो पहुँचने की नौबत ही नहीं आएगी, सवाल ही नहीं उठता। और उतना आप कर लेंगे तो वैसे भी जो मैंने बताया नेचुरोपैथी वाला तरीका, प्राकृतिक चिकित्सा वाला तरीका, वो कर लेंगे तो शरीर अंदर से इतना बूस्ट हो जाएगा, आपका शरीर इतना प्रतिरोधक क्षमता वाला हो जाएगा कि ये कोरोना वायरस महीने भर भी पड़ा रहे तो भी निमोनिया आपको नहीं कर पाएगा, इतना आप मान कर चलिए। और एक चीज़ और है, अक्सर ये निमोनिया के कई लोगों में इस तरह के लक्षणों में अक्सर ऐसे लक्षण भी आते हैं कि रात में आधी रात के बाद कई तकलीफ़ें बढ़ती हैं, और अगर तकलीफ़ 3 बजे के आसपास बढ़ी, 3 बजे के आसपास कुछ हुआ, चाहे खांसी तेज हुई, चाहे कुछ तेज हुआ, 3 बजे ऐसी कई लोगों में देखी जाती है, तो समझ लीजिए कि आप काली कार्ब एक खुराक चमत्कार कर सकती है। तो काली कार्ब देना पड़ सकता है। आखिरी समय में आपका शरीर ठंडा पड़ रहा हो, मरीज का शरीर ठंडा पड़ने लगे, लेकिन उस ठंडे पड़ने के साथ पसीना भी आ रहा हो, तो बेरेट्रम अल्बम ये दवा जो है 30 पोटेंसी में आप दीजिए, 200 भी देंगे चलेगा, लेकिन बेरेट्रम अल्बम जो है बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। तो ये जो है होम्योपैथी के तरीके से आप निमोनिया वाली स्थिति से भी जूझ सकते हैं। और इसके बाद में 1-2 चीज़ें आपको इसमें ब्रायनिया की भी ज़रूरत पड़ सकती है उसमें, लेकिन कुछ सिम्टम ध्यान देने की है। जैसे कभी कभी होता है मरीज बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, उसका बोलने का मन नहीं है, चलने का मन नहीं है, चलने फिरने से, मूवमेंट करने से स्थिति उसको ख़राब लगती है, चुपचाप पड़ा हुआ है, चुपचाप पड़ा रहने का, और देर देर में ज़्यादा प्यास लगती है, तो समझ लीजिए कि फिर ब्रायनिया का मामला बनता है। ब्रायनिया जो है उसमें फिर बहुत ज़्यादा काम कर सकती है। तो इस तरह से इसके तरीके हैं जो आप थोड़ा सा समझेंगे तो 4-6 दवाएं रखिए, और लक्षण अगर दिखाई देते हैं वो दे के देखिए, और अगर उससे काम नहीं बनता हो तो दूसरी दवा पर ध्यान लगाइए, वरना सीधा से ये है फिर डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कीजिए, वो बेहतर समझेगा और बेहतर ढंग से चीज़ों को हैंडल करेगा। अब इसमें एक नुस्खा मैं आपको वो बताता हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लक्षण मिलाने की ज़रूरत नहीं। बायोकेमी की कुछ दवाएं नोट कर सकते हैं।
और ये जो मैं नुस्खे बताने जा रहा हूँ ये इनकी ख़ासियत ये है कि अगर आप अंग्रेज़ी दवाओं के साथ भी चलाएंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, और बल्कि कई बार एलोपैथी के असर को ये और आसान बना देते हैं। बीमारी में जो विलंब लग रहा होता है उस विलंब को ये कम कर देंगी ये दवाएं। तो कई बार आपको इसका ये परिणाम भी देखने को मिलेगा। तो मैं बताता हूँ। पहला नुस्खा जो है उसमें 4 दवाएं हैं। एक तो है फेरम फास, दूसरा है काली म्यूर, तीसरा है नेट्रम म्यूर और चौथी दवा है काली सल्फ। ये 4 दवाएं हैं जिसमें से फेरम फास आपको 12x लेना है। 6x लेकर भी काम चला सकते हैं, या 12x ले लीजिए या 6x ले लीजिए, दोनों से चलेगा। काली म्यूर, नेट्रम म्यूर, काली सल्फ ये 3x ले सकते हैं और 6x भी ले सकते हैं। बस फेरम फास में आप 12x ले सकते हैं। तो ये चारों दवाएं आप एक साथ मिला लीजिए, और मिलाकर और कितनी गोली मिलानी है तो इसके लिए आप जो है इन चारों दवाओं की 3-3 गोलियां मिला लीजिए। तो 3-3 गोलियां आप मिलाकर 1 कप गुनगुना पानी लीजिए और उसमें ये गोलियां डाल दीजिए। तो 12 गोलियां कुल हुई। तो मुश्किल से 1 मिनट में ये गोलियां घुल जाएंगी। इसको बिल्कुल बढ़िया साफ़ कप प्लेट से या कागज़ से ढक दीजिए जिससे हवा न जाए। तो इसके बाद आप शुरू में तकलीफ़ ज़्यादा हो जब तो 10-10 मिनट में दें, और लगे कि कुछ आराम हो रहा है तो आधे घंटे पर देना शुरू कर दें, और आराम और बढ़े तो 1-1 घंटे पर, इसके बाद 2-2 घंटे पर दें। पूरे दिन भर ये देते रहें, दूसरे दिन भी इसी तरह से चला सकते हैं। अगर आराम इससे मिल रहा है तो इसी दवा को चलाते रहें 3-3 घंटे पर, दिन में 3 बार या 4 बार इस तरह से ये दवाएं आप दे सकते हैं। तो ये इसमें भी काम करेंगी, न्यूमोनिया की स्थिति में भी काम करेंगी ये दवाएं, और इसके अलावा जो साधारण बुखार वगैरह होता है उसमें भी ये काम करेंगी। फेरम फास जो दवा है वो किसी भी बुखार की पहली स्टेज के लिए काम आती है, और बहुत ही गज़ब की दवा है। कई बार अकेले ये काफ़ी काम आसान कर देती है। और दूसरी दवा काली म्यूर जो है ये सेकेंड स्टेज के लिए काम आती है, लेकिन दोनों मिलके ज़्यादातर बुखारों को नियंत्रण में ला देती हैं। कुछ और लक्षण जो हैं उनके हिसाब से फिर काली सल्फ और नेट्रम म्यूर जो फ्लू वगैरह में काफ़ी चीज़ें देखने में आती हैं उस हिसाब से हैं। तो ये चारों दवाएं मिलके आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, हमेशा के लिए आप याद रख सकते हैं। और घर में और भी तरह की चीज़ों में, सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हुआ उसमें आप ये इस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद फिर एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ, ख़ास तौर से वो निमोनिया के हिसाब से ही है, और निमोनिया की कठिन स्थिति में ही उसको इस्तेमाल करिए। सामान्य बुखार वगैरह में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कुल 9 दवाएं हैं, तो उन 9 दवाओं में आप दर्ज कर सकते हैं। तो एक दवा है कलकेरिया फास, दूसरी दवा है फेरम फास, तीसरी दवा है काली म्यूर, चौथी है काली फास, 5वीं है काली सल्फ, छठी दवा है मैगफास, मैग्नीशिया फास इसको बोलते हैं, 7वीं दवा है नेट्रम म्यूर, और 8वीं दवा है नेट्रम सल्फ, 9वीं दवा है नेट्रम फास। तो इस तरह से ये 9 दवाएं हैं। कलकेरिया फास, फेरम फास, काली म्यूर, काली फास, काली सल्फ, मैग्नीशिया फास, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, नेट्रम फास। तो इन दवाओं में एक ख़ास जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि आप कलकेरिया फास को 3x या 12x लीजिए। बाकी फेरम फास को जो है, फेरम फास को आप 6x या 12x लीजिए। बेहतर है आप 12x लीजिए। तो 2 दवाएं आपकी 12x में हो जाएंगी। कलकेरिया फास इसको 3x में भी चला सकते हैं, लेकिन फेरम फास 3x भूलकर भी नहीं लेनी है। 6x या 12x सबसे बेहतर है, 12x ले आइए। बाकी की सारी दवाएं जो हैं 3x पावर में आप ले आइए। तो इसके बाद ये सारी दवाएं आप एक साथ जो है, इनमें से 3-3 गोलियां आप ले लें एक साथ, और कुल होंगी ये 27 गोलियां। तो 27 गोलियों को आप जो है किसी साफ़ कागज़ पर रख कर
और उसको तह कर दें ऊपर से, या किसी कांच की शीशी से या किसी चीज़ से उसको पीस दें। तो कुल मिला के पीसना है, लेकिन हाथ से नहीं छूना है, किसी साफ़ कागज़ के अंदर तह करके, जिससे वो किसी और चीज़ से छू न जाएं ये गोलियाँ। तो इनको पीसने के बाद इनमें से आधी मात्रा आप लें और 1 कप गुनगुना पानी लें, और उस गुनगुने पानी में आप ये पाउडर जो है डाल दें। तो वो तुरंत घुल जाएगा, और उसको ढक के रखें किसी भी साफ़ प्लेट से या कागज़ या किसी और गत्ते वगैरह से। हाथ से नहीं छूना चाहिए और हवा उसमें न जाए, तो इस तरह से रख लें। और इसके बाद इसमें से जैसी तकलीफ़ की स्थिति हो, तो शुरू में आप कुछ देर 10-10 मिनट पे दे दीजिए 3-4 खुराक, और थोड़ा सा कुछ देर बाद फिर आधे घंटे पर दीजिए। और कुछ राहत की ज़रा भी स्थिति दिखे तो आप 1-1 घंटे पर और फिर 2-2 घंटे पर उसी तरह से ये दवाएं आपको देनी हैं। तो बाद में आप आराम लगे और तो 3-3 घंटे पर दिन में 3 या 4 बार चलानी है। और अगर लगे कि नहीं ये दवा फेल कर रही है, इससे कोई भी नतीजा नहीं आ रहा है, तो इन दवाओं के साथ 2 और दवाएं आप मिला सकते हैं। वो दवाएं हैं, एक कलकेरिया सल्फ है, ये 3x में ले आइए, और दूसरी है सिलीसिया या साइलिसिया भी इसको कहते हैं, इसको आप 12x में ले आएंगे। इसकी पावर जो है कभी भी 3x 6x नहीं होगी, ये 12x में ही चलेगी। तो कलकेरिया सल्फ और सिलीसिया, ये 2 दवाएं इनमें और मिला दीजिए। इसके बाद फिर देना शुरू कीजिए, तो आप हो सकता है काफ़ी अच्छा नतीजा आ जाए इसका। हाँ, इतना ध्यान दीजिए कि दवा की मात्रा, ये मत सोचिए कि दवाएं तो इतना कम, 3-3 गोलियां, उसमें से भी आधा कर दिया और फिर घोल दिया तो 1-1 चम्मच दिन भर देना है, तो कम है, आप ज़्यादा घोल दें। तो ज़्यादा मत घोलिए, कई बार ये है कि कम मात्रा ही बेहतर असर दिखाती है, तो वो समझना पड़ता है। और इसके साथ आप चाहें तो ब्रानिया 30 और फास्फोरस 30, ये भी आप, अगर उसके सिम्टम जैसा कि मैंने बताया था, कुछ चीज़ें अगर मेल खाती हैं तो आप इन दवाओं को भी दे सकते हैं। बस बायोकेमी और होम्योपैथी के बीच में जब भी रखना हो तो 1 घंटे का कम से कम आप अंतर 1 घंटे 2 घंटे का करके चलें। तो इस तरह से आप इसको दीजिए, और मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा विश्वास है, और आप देखेंगे कि आप बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। और उसको मैंने कहा ही कि उसके साथ अगर कोई अच्छा डॉक्टर मिलता है होम्योपैथी वाला, तो उससे ज़रूर मिलें। और एलोपैथी में भी जाना हो तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ भी अंत में व्यक्ति को जाना ही पड़ता है मुसीबत के समय। लेकिन एलोपैथी के साथ अगर इनको चलाएंगे तो कई बार एलोपैथी को बहुत बड़ा सहारा मिल सकता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ इलाज के तरीके हैं जो मैंने बताए, और मेरा भरोसा है कि इतने से कोरोना वायरस का डर पूरी तरह से आपके भीतर से निकल जाएगा, और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, अपने अड़ोस पड़ोस को भी सुरक्षित करेंगे और ख़ुद भी सुरक्षित रहेंगे। तो अब आखिरी में वही है कि एक निवेदन आपसे कि कुछ भी अच्छा लगे तो एक तो आप इसे शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब तो करने का निवेदन कर ही रहा हूँ, क्योंकि इससे मुझे भी हौसला मिलेगा कि आगे कुछ और काम करना है, और अभी तमाम मुद्दे हैं, कई चीज़ें हैं जिन पर बात करने का मन है। ठीक है, अभी कई चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं, बिल्कुल नया हूँ, और वीडियो एडिटिंग तक कोई ऐसा बहुत अंदाज़ा नहीं है। तो इस नाते जैसे तैसे ये चीज़ें आपके पास जा रही हैं, और एक तरह से समय की ज़रूरत को देखते हुए ये मुझे बनाना पड़ा है, नहीं तो मैं थोड़ी तैयारी के साथ चीज़ें करता। तो अभी एक तरह से कह लीजिए कि समय की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, लोगों के भीतर से भय निकालने की ज़रूरत है। इस वजह से मैंने ये वीडियो बग़ैर किसी तैयारी के पिछले 3-4 दिन से एक करके मैंने बनाना शुरू किया। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर इस नाते कह रहा हूँ कि शेयर करेंगे तो तमाम सारे लोगों के पास ये पहुँचेगा, और शायद कुछ लोगों को इससे मदद मिल जाए, उनका हौसला बढ़ जाए, उनकी हिम्मत बढ़ जाए, और कोरोना के डर से बाहर निकलने में उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाए। तो इतनी सी बातों के साथ कोई प्रतिक्रिया हो, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर उसको कीजिएगा, उसके शंका समाधान की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और इतनी सी बात, आपने इतनी देर तक सुना मुझे पूरे धैर्य के साथ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर
अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी कुछ और मुद्दों के साथ, कुछ और बातों के साथ, और उम्मीद है कुछ और बेहतरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।